हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 2 को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ यहाँ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ मालूम भी होगा, जैसे आप बताइए कि सम संख्या क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि यदि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक हों तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। और हम पूछें कि विषम क्या है, तो आप कहेंगे यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या। तो ये तो आपको मालूम है। यदि हम आपसे पूछें कि ये कौन सी संख्या है 2q, यहाँ पे क्या लिखा है 2q, ये कौन सी संख्या है? यहाँ पे हम एक विशेष बात बता दें कि जहाँ q बराबर धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये 2q जो लिखा है यहाँ पे, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? पर इसके लिए एक शर्त है कि ये जो q है ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख सकते हो आप। तब बताइए कि ये कैसे संख्या है? तो आप कहेंगे सम संख्या है। क्या ये क्या है? सम संख्या। क्यों है सम संख्या? क्योंकि q क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को आप ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक सम संख्या भी हो सकते हैं और विषम संख्या भी हो सकते हैं, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक जो है वो संख्याएं क्या हो सकते हैं? सम और विषम दोनों हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखे होंगे कि जब हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि 0 से लेकर के इधर वाले संख्याएं क्या थे? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते थे, जो कि इधर क्या थे? ये संख्याएं धन में था। और इधर की संख्याएं क्या कहलाते थे? ऋणात्मक संख्याएं, जो कि ये संख्याएं क्या थे? ऋण में थे। तो यहाँ से आपने देखा कि ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं में यहाँ पे ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक सम और विषम दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को हमने क्या बोला कि ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे अगर q के जगह पे हम 2 भी रखें, अर्थात कि सम संख्या भी रखें, और फिर इस 2 को यहाँ पे लिख करके हल करेंगे तो 4 आएगा, अर्थात कि सम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार यदि q के जगह पे हम विषम संख्या लें, फिर इसको 2 से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। 3 दूनी 6, ये क्या है? एक सम संख्या, ठीक ना। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दें तो वो संख्या क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। चाहे हम फिर विषम संख्या में 2 का गुणा करें तो भी वो सम होगा, या फिर हम किसी सम संख्या में 2 का गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे एक और विशेष बात पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 2q + 1, 1, ठीक है। अब हम पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको तो हमने यहाँ पे जाना कि ये सम संख्या, इतना भाग क्या है? ये सम संख्या है, और इसमें +1 ऐड किया गया है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि किसी भी सम संख्या में यदि आप 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्या बोला हमने कि किसी भी सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ें, 3 जोड़ें, या कहें कि हम विषम संख्या यदि जोड़ेंगे तो हमें वो संख्या विषम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम संख्या। एक बार और सुनिए कि हम जब किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? विषम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे ये क्या है? ये क्या है? सम संख्या है। यदि हम इस सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दें तो हमें ये क्या मिलेगा? एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो? विषम संख्या। 2q + 2 ये क्या है? तो आप इसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने से हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है? एक सम संख्या है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि गुणनखंडन क्या है।
अर्थात कि गुणनखंड क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम केवल गुणनखंड बीजीय व्यंजक के गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी क्या बोला, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब आप पूछेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। वैसे तो आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं, फिर भी हम बताते हैं कि बीजीय व्यंजक चर और अचर संख्याओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे चर और अचर क्या है, तो चलिए उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चर संख्या क्या होते हैं और अचर संख्या क्या होते हैं। तो चर संख्याएं क्या होते हैं, ये जो ABCD होते हैं स्मॉल लेटर वाले, तो A B से लेकर के Z तक की संख्याएं ये चर संख्याएं कहलाते हैं। और ये जो गिनती वाले संख्याएं होते हैं 1 2 3, ये सभी क्या होते हैं, अचर संख्याएं। तो चर संख्या का मान, आप एक बात यहाँ पे सुन लीजिए कि चर संख्या का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर संख्या का मान नहीं बदलता। जैसे कि हमने यहाँ पे इस 1 को पहली कक्षा में भी 1 ही पढ़ा था, आज भी 1 पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका मान नहीं बदलता। अचर संख्या का मान नहीं बदलता, लेकिन चर संख्या का मान बदलता रहता है। क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े ही होंगे कि x बराबर हम कभी 2 रखते हैं, x बराबर कभी हम 4 रखते हैं, तो मान बदल बदल कर रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चर संख्या का मान बदलता रहता है और अचर संख्या का मान नहीं बदलता। साथ में हम क्या पढ़ रहे थे, बीजीय व्यंजक। तो यदि हम एक अचर संख्या लिख दें और एक क्या लिख दें, चर संख्या, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बीजीय व्यंजक। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिस संख्या में एक चर हो और अचर, उस संख्या को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका गुणनखंडन देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंडन करते हैं या गुणनखंड करते हैं, तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय व्यंजक, चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिखें, 3x y और हम लिख दें 2x y प्लस 2, ये y है, 2x y प्लस 2। इस जैसे व्यंजक क्या है, ये पहले से ही गुणनखंड के रूप में हैं, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस संख्या को यदि आप देखोगे तो क्या आप बता सकते हो कि ये गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि ये गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो हम इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। यही आपको विशेष जानकारी हासिल भी करना है कि हम इस तरह के संख्याओं को गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यही यहाँ पे विशेष है, क्योंकि इसी की आवश्यकता हमको इस उदाहरण 2 को हल करने में होगी, ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए पहले से ही बता दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए है एक कॉमन विधि, या कहें कि सार्व गुणनखंड विधि। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेना, ठीक है ना। अब उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 पद है, इसमें क्या कॉमन हो सकता है। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कॉमन लेना बहुत अच्छे से सीखे हैं 9वीं कक्षा में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, 2 × x प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। अब एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसी को हम कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचा, प्लस इसमें से भी हमने 2 बाहर निकाला तो ये बचा। तो ये हो गया इस संख्या का या इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन रूप, ठीक ना, या गुणनखंड रूप दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस संख्या का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए ये क्या है, एक सम संख्या। ये क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है। तो यदि किसी भी संख्या का एक गुणनखंड 2 होता है तो वो हमेशा सम संख्या ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका एक गुणनखंड 2 है, अर्थात कि इसको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि 2 से गुणा करना है, तो वास्तव में इसको 2 से गुणा ही करना है। और अभी आपने जाना कि किसी भी संख्या में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आते हैं अपने उदाहरण पर और उसको हल करते हैं। तो ये रहा हमारा उदाहरण दूसरा, जो लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को रोक दीजिए हमारे प्रश्न को पूछते ही और अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, इसके बाद ही आगे देखिएगा। हम प्रश्न ये पूछते हैं कि हम इस उदाहरण को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि हम इसको हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारे सामने दर्शाइए कि जैसे वाला प्रश्न हो तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। हमने कल या कहें कि पिछले वीडियो में जो 2 नोट्स बताए थे उसी में ये बताया गया था, तो एक बार पुनः देख लीजिए उन नोट्स को। तो ये रहे हमारे वे 2 नोट्स। हम इन नोट्स को क्यों बार बार बोलते हैं कि ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएं तो भूल ना जाएं कि हमारे सामने इस तरह के प्रश्न हो तो हम कौन सा विधि का प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसलिए हम इस नोट्स को बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान में रखिए। तो एक बार फिर से देखिए, जब आपके सामने ऐसा प्रश्न हो दर्शाइए कि या फिर कहें कि सिद्ध कीजिए वाले जैसे प्रश्न हो तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। और जब आपके सामने प्रश्न हो या फिर लगे कि हमको उस प्रश्न में एलसीएफ निकालना है, क्या एचसीएफ निकालना है, तो ऐसे वाले प्रश्नों में आप हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका हल देखते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पुनः पढ़ते हैं। लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अर्थात कि हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक सम है तो क्या वो 2q के रूप के होगा, और यदि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम है तो क्या वो 2q + 1 के रूप का होगा या फिर होता है। ठीक है, तो ये हमको दर्शाना है या फिर कहें कि दिखाना है यहाँ पे। तो इसके लिए अभी तो हमको वो धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे मान लेंगे, एक अचर पद मान लेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका हल हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2। अब ये b = 2 कहाँ से आया? आपने पढ़ा था जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि हमारे सामने 2 तरह के धनात्मक पूर्णांक थे जो कि हमने व्यापक रूप में समझने के लिए लिए थे। एक लिए थे a और दूसरा b, और वहाँ पे देखा था आपने कि a जो था वो b से बड़ा था। फिर हमने क्या किया था, a को b से भाग किया था तो हमें कोई भागफल q प्राप्त हुआ था और शेषफल r प्राप्त हुआ था। फिर हमने a को किस रूप में लिखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में, अर्थात bq + r के रूप में लिखा था। और वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो r होता है वो भाजक b से हमेशा छोटा होता है और यही r 0 से बड़ा या उसी के बराबर होता है। ये हमने वहाँ पे देखा था और यही वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि ये b = 2 कहाँ से आया। तो आप प्रश्न में देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा 2q + 1, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखा है, 2q + 1। आप इसको देखिए और यहाँ पे इसको देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये एक जैसा है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे ये b लिखा है और यहाँ पे ये क्या लिखा है, 2। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे आया है b = 2। अब आप समझ गए होंगे कि b = 2 यहाँ पे क्यों लिखा गया है। ठीक है,
b की जगह पे 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, b बराबर 2। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, a हमारा कोई संख्या है जिसको हम क्या करेंगे, b से भाग देंगे, अर्थात कि b बराबर 2 है, इसलिए हम इसे 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग करके देखते हैं, तो a भागें 2। अब हम इसे 2 से भाग करते हैं तो मान लीजिए हमें कोई भागफल q प्राप्त होता है और शेष फल r प्राप्त होता है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे 0 और 1, और 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जान चुका है कि ये जो शेष फल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। इसलिए शेष फल 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अब हम आगे करते हैं, यहाँ पे आगे लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा कि यहाँ पे हम a को लिख सकते हैं a बराबर 2q प्लस r, 2q प्लस r। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि जहाँ ये जो r है ये किसके किसके बराबर है, 0 या फिर 1 के बराबर है, ठीक ना। यहाँ पे ये हो सकता है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसलिए a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यदि हम इस r के जगह पे 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2q, क्योंकि यहाँ पे लिखा 2q प्लस r। यदि हम r के जगह पे 0 रखें तो इसको हल करने से हमें क्या मिलेगा, 2q। तो इसलिए a के संभव मान पहला क्या हो जाएगा, 2q, तथा जब हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2q प्लस 1। हमने r के जगह पे क्या रख दिया, 1। तो यहाँ पे यदि a बराबर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि यदि a बराबर 2q हो तब यह क्या होगी, आपने समझा है अभी पीछे बेसिक कि यदि a बराबर 2q हो तो ये जो a है ये क्या होगी, सम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एक गुणनखंड है, ठीक ना। और यहाँ पे आप समझ भी सकते हो कि यहाँ पे बोला था q कोई पूर्णांक है, तो यदि हम यहाँ पे q के जगह पे कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे तो वो तो सम संख्या ही होगी ना। अभी हमने पीछे समझा है बेसिक कि किसी भी संख्या को हम 2 से गुणा करते हैं तो सम संख्या ही होती है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि a बराबर 2q हो तब यह एक सम संख्या होगी, तब यह एक सम संख्या होगी। इसका कारण हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 एक गुणनखंड है, यहाँ 2 क्या है, गुणनखंड। ठीक है, इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। हमने अभी पीछे जो बेसिक समझा वहाँ पे समझा था। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, या तो सम हो सकता है या विषम। तो
साथ ही कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, सम या विषम। और यहाँ पे हमने देख ही चुका है कि 2 क्यूब एक सम संख्या है, तो ये जो बचा ये क्या है, विषम संख्या। और हमने बेसिक में इसको भी समझा था कि जब हम किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। अगर आपके पेपर में आए तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें मालूम नहीं था वह धनात्मक पूर्णांक, तो हमने उसे a माना और b बराबर 2 माना। यहाँ पे जो दिया रहता है उसी को हम b मान लेते हैं, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, भाजक, और यहाँ पे लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे आपने देखा कि हमें भागफल क्यों मिला था और भाजक 2 है, यही 2 भाजक के बराबर होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए हम b बराबर 2 मानेंगे। फिर हम a को 2 से भाग करेंगे तो हमें कोई भागफल q और शेषफल r प्राप्त होगा। और आप जानते ही हैं कि ये जो r होता है वो भाजक से छोटा ही आता है, तो शेषफल लगभग 0 हो सकता है और 1, इसलिए हमने यहाँ पे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे a बराबर 2 क्यूब प्लस r प्राप्त किया तो यहाँ पे बता दिया कि जहाँ r 0 हो सकता है या फिर 1। फिर हमने इस शेषफल के हिसाब से a के संभव मान निकाल लिए, एक बार r के जगह पे 0 रखे हैं तो ये प्राप्त हुआ, फिर यहीं पे r के जगह पे 1 रखे हैं तो ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यदि a बराबर 2 क्यूब हो, यदि हम इसको लेते हैं a के बराबर, तो यह एक सम संख्या होगी, और क्योंकि यहाँ 2 एक गुणनखंड है। और साथ ही आप जानते ही हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। अब बचा हमारे पास 2 क्यूब प्लस 1, इसलिए हमने इसको कह दिया, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। आपके इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है, ठीक है। तो हम अब अपने अगले वीडियो में उदाहरण 3 और 4 को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।